जो मॉडरेट थे, मॉडरेट का काम क्या था, ब्रिटिशर्स से अपनी डिमांड रखना, लेटर वेटर लिखना, लव लेटर प्लीज मान लो, ये सब। अंग्रेज कुछ बातें मानते थे, कुछ नहीं मानते थे, तो लेटर लेटर खेलते थे मॉडरेट, प्यार से देते थे लेटर, ये रही हमारी चिट्ठी, ये रही हमारी डिमांड, अब वापस आ जाते थे। 1909 का एक्ट आया, इंडियन काउंसिल्स एक्ट, जिसे मुरले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। तो इंडियन काउंसिल्स एक्ट, जिसको हम मुरले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। ये मोरले कौन थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और ये कौन थे? वॉइस रॉय। उन दोनों के नाम से मोरले मिंटो रिफॉर्म्स, इन दोनों के नाम से, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वॉइस रॉय। हाँ, तो मोरले मिंटो रिफॉर्म, मोरले मिंटो रिफॉर्म्स जो हैं 1909, बहुत बार एग्जाम में आया मोरले में, अनगिनत बार। मतलब ये तो क्वेश्चन गलत होना ही नहीं चाहिए ना कि मोरले मिंटो रिफॉर्म्स कब आए। ठीक है, तो 1909 में आए, जिसे इंडियन काउंसिल्स एक्ट था ये 1909 का। ठीक है, तो मोरले मिंटो रिफॉर्म। ये भी आया कि मोरले कौन थे? ये तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। लॉर्ड मिंटो कौन थे? वॉइस रॉय थे उस समय। ठीक है, पहले हमेशा सेक्रेटरी का नाम होगा, सेक्रेटरी, क्योंकि ज़्यादा बड़ी पोजीशन है। जो इंग्लैंड में कैबिनेट मिनिस्टर है सेक्रेटरी, ठीक है, वो कंट्रोल कर रहा है, मैनेज कर रहा है इंडियन अफेयर्स को फ्रॉम इंग्लैंड। ठीक है, और जबकि वॉइस रॉय इंडिया में है, जो इंडियन अफेयर्स को सारे एग्जीक्यूट कर रहा है, डिसीजन ले रहा है। ठीक है, यहाँ से इंडिया में जो है, एक तो डायरेक्ट इलेक्शन स्टार्ट हो गए यहाँ से। ये जो इंडियन काउंसिल्स एक्ट है, क्योंकि इंडियंस की डिमांड चल रही थी, 1905 में ये भी हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल, क्योंकि आंदोलन तो चल ही रहे थे ना इंडिया में। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तो बनी चुकी थी। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट, वो सब अलग हो रहे थे। ठीक है, कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई, क्योंकि जो मॉडरेट थे, मॉडरेट का काम क्या था, ब्रिटिशर्स से अपनी डिमांड रखना, लेटर वेटर लिखना, लव लेटर प्लीज मान लो, ये सब। अंग्रेज कुछ बातें मानते थे, कुछ नहीं मानते थे, तो लेटर लेटर खेलते थे मॉडरेट, प्यार से देते थे लेटर, ये रही हमारी चिट्ठी, ये रही हमारी डिमांड, अब वापस आ जाते थे। ठीक है, कुछ बातें मानते थे, नहीं मानते थे, फिर दोबारा जाते थे लेटर कि पिछला लेटर दिया था, कुछ याद करो। फिर ऐसे ही होता रहा, फिर दोबारा जाते थे, 3 लेटर, हम 4 लेटर 5 लेटर लिख चुके हैं, कर लो प्लीज। ये मॉडरेट का काम होता था। एक्सट्रीमिस्ट का काम ये था, एक्सट्रीमिस्ट उसी ग्रुप में कई लोग भड़क जाएंगे ना, वो बोलेंगे यार कब तक लेटर देंगे। कुछ तो लोग यही बोलेंगे ना, ये लोग तो लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानने वाले अंग्रेज, इनके तो कनपट्टी पे बंदूक लगानी पड़ेगी, यही तो बोलेंगे एक्सट्रीमिस्ट। गोली वोली चलानी पड़ेगी, बम बम फेंकना पड़ेगा इनके ऊपर, तब मानेंगे। ऐसे नहीं मानने वाले कि लेटर लेटर देते रहो। एक्सट्रीमिस्ट यही तो है, क्योंकि वो मान ही नहीं रहे ना बात, तो है ना। तो यही सब चल रहा था खेल। अब अंग्रेजों को लगा कि भाई इनमें फूट कैसे डालें, तो फूट कैसे डालें, तो बंगाल को डिवाइड कर दो हिंदू मुस्लिम लाइन में। ठीक है, जहाँ पर ज़्यादा मुस्लिम है, पार्टीशन ऑफ बंगाल कर दिया, मुस्लिम वाला जहाँ पे ज़्यादा मुस्लिम मेजॉरिटी है वो अलग, जहाँ हिंदूज हैं वो अलग, ताकि हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते झगड़ते रहें और ये फिर हमसे लड़ना भूल जाएंगे, ये सब था। ठीक है, अब पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ भी आंदोलन चलने लगा। इस बीच 1907 में शायद सूरत स्प्लिट भी हुआ था, पता नहीं, मॉडर्न हिस्ट्री कितना पढ़ा हो तुमने। ठीक है, ठीक है, 1907 में। तो 1909 में अंग्रेज 2 कदम और आगे बढ़ गए, उन्होंने बोला कि सेपरेट इलेक्टोरेट मिलेगा मुस्लिम्स को। ठीक है, हिंदू मुस्लिम में और फूट डालने के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट। मुस्लिम का मतलब है एक पर्टिकुलर एरिया में केवल मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़ा होगा इलेक्शन में, और मुस्लिम कैंडिडेट ही उस एरिया में वोट डालेगा। मान लो कि इस एरिया में 100 लोग रहते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, और 40 मुस्लिम हैं मान लिया, तो उन्हीं 40 में एक कैंडिडेट खड़ा होगा उन 100 लोगों की कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और वोट भी वही 40 डालेंगे, बाकी 60 का कोई वोटिंग राइट ही नहीं है वहां पर। ठीक है, अब वो तो उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वो किसी दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट डालने के लिए तो जाएंगे नहीं, इसका मतलब बाकी 60 को तो वोटिंग राइट भी नहीं मिला। तो वोटिंग राइट भी नहीं है, एक तरीके से सवाल उठने लगा कि भाई वोटिंग राइट भी नहीं है हमारे पास तो। ठीक है, और हिंदू मुस्लिम लड़ाई झगड़े होने लगेंगे, ये क्या बात हुई कि मुस्लिम ही कैंडिडेट, मुस्लिम कैंडिडेट रखो, हिंदू भी वोट डाल पाए, कम से कम ये तो रखो। ठीक है, अब पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ भी आंदोलन चलने लगा। इस बीच 1907 में शायद सूरत स्प्लिट भी हुआ था, पता नहीं, मॉडर्न हिस्ट्री कितना पढ़ा हो तुमने। ठीक है, ठीक है, 1909 में
तो ये बहुत विवाद हुआ था, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से इंट्रोड्यूस हुआ। साथ ही साथ ये, क्योंकि इलेक्शन भी डायरेक्ट इसी से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से, बाकी उससे पहले इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए, ठीक है, 1892 इनडायरेक्ट इलेक्शन, यहां से डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस हो रहे हैं इंडिया में। और ऐसा नहीं कि सबको वोटिंग राइट है, नहीं, केवल मेल को, फीमेल को कोई वोटिंग राइट नहीं, ये था, फीमेल को कोई वोटिंग राइट है। अब मेल भी ऐसा नहीं कि सबको, जिसके पास प्रॉपर्टी है, गरीब को नहीं। वैसे भी जिस पे पैसे नहीं उसको पूछता कौन है ना, पैसा ही तो होना चाहिए, है ना, पैसा तो इंपॉर्टेंट है ना, तब तो लोग पूछेंगे, घर परिवार वाले भी। अरे ये तो रियलिटी है, घर में भी रिस्पेक्ट मिलेगी जब पैसे होंगे तुम्हारे पास, इसीलिए तो तैयारी कर रहे हो, है ना, कि पैसे होंगे जेब में सब रिस्पेक्ट मिलेगी। इंपॉर्टेंट होता है मनी, सब कुछ नहीं होता लेकिन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो वोटिंग राइट केवल मेल को दिए गए, उनमें भी कंडीशन थी कि किन किन मेल को, विमेन को तो वोटिंग राइट थे ही नहीं। तो डायरेक्ट इलेक्शन यहां से इंट्रोड्यूस हुए और सेपरेट इलेक्टोरेट यहां से हुए। तो क्या लिखा हमने, क्वेश्चन लिखा अभी, नंबर 1, फॉर द फर्स्ट टाइम डायरेक्ट इलेक्शंस वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। For the first time, direct elections were introduced in India. For the first time, direct elections were introduced in India. In the center and in the provinces. In the center and in the provinces. And in the provinces. Number 2 point. It introduced communal / separate electorate. Communal / separate electorate for Muslims. For Muslims. Separate electorate for Muslims. ठीक है, ये किया गया। उसके अलावा इसमें क्या किया कि वो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें 16 मेंबर हो गए थे ना 1892 में, 12 से 16 कर दिए थे। 16 से उन मेंबर का नंबर बढ़ा के 60 कर दिया, क्योंकि अब इलेक्शंस होंगे तो कई अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी होंगी तो ज़्यादा मेंबर चाहिए। लॉजिक ये है, मतलब देखो लॉजिक लगाना है ना कि 60 कब किए थे, 16 से 60, तो इतने सारे लोग तब होंगे जब प्रॉपर इलेक्शन होंगे, क्योंकि इतने सारे लोगों को नॉमिनेट नहीं किया जाएगा। 12, 15, 16 तक तो नॉमिनेट कर सकते हैं, नाम फॉरवर्ड कर सकते हैं कि ये, लेकिन 60 लोगों का नाम फॉरवर्ड ही नहीं होगा ना। 60 लोग तो इलेक्शन के थ्रू आएंगे। अब क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन 1909 में स्टार्ट हो रहे हैं, है ना, सेपरेट इलेक्टोरेट भी मुस्लिम्स के लिए हो रहा है, तो इसलिए 16 से 60 होंगे ना। फिर लॉजिक ये है, तो खुद अपने आप आंसर एलिमिनेट कर लेते हैं कि यार इतने सारे लोग, 16 से 60 हम लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है उसमें 16 से 60 लोग होंगे, तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से ही होंगे, वहीं से डायरेक्ट इलेक्शन इंडिया में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। बाकी तो इनडायरेक्ट इलेक्शंस हैं, कुछ ही लोग नॉमिनेट होकर आगे बढ़ रहे हैं, 12-16, ठीक है। तो नंबर 3 लिखते हैं, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। सेंट्रल लेजिस्लेटिव councils size increased from 16 to 60, increased from 16 to 60 members. From 16 to 60 members. उसके अलावा ऐसा भी लिख लेते हैं इसी में नीचे, प्रोविंसेस में क्या हुआ, प्रोविंसेस में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी, ठीक है। तो ऐसा लिखते हैं लेजिस्लेटिव प्रोविंसेस के लिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ बंगाल, मद्रास, बॉम्बे। लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ बंगाल, मद्रास, बॉम्बे एंड यूनाइटेड प्रोविंस।
एंड यूनाइटेड प्रोविंस डैश करके लिखेंगे 50 मेंबर्स ईच, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे एंड यूनाइटेड प्रोविंस डैश करके 50 मेंबर्स ईच, डैश करके 50 मेंबर्स ईच। ये सेम वैसी हो गई जैसे विधानसभा भी स्टार्ट होगी ना, कि इन विधानसभाओं में भी 50-50 मेंबर, लोकसभा का अलग, मतलब सेंटर लेवल पे तो 60 कर ही दिया था, विधानसभा लेवल पे मतलब प्रोविंसेस लेवल पे भी 50-50 मेंबर कर दिया, और कुछ छोटे प्रोविंसेस भी थे जहां पर 30-30 और थे। तो इसी में नीचे लिखते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ पंजाब, काउंसिल ऑफ पंजाब, आसाम, बर्मा, बर्मा भी इंडिया का पार्ट हुआ करता था, डैश करके 30 मेंबर्स ईच, डैश करके 30 मेंबर्स ईच, डैश करके 30 मेंबर्स ईच। थर्टी मेंबर्स ईच। हाँ, क्या यूपी हुआ करता था, यूपी, कुछ बिहार का। अब आज की बाउंड्री तो अलग होगी, उस समय की बाउंड्री थोड़ा अलग होगी, वो एग्जैक्ट बिल्कुल वैसी नहीं होगी ना आज की बाउंड्री। बॉम्बे है तो वो एग्जैक्ट बाउंड्री थोड़ी होगी, बॉम्बे से तो गुजरात पहले बॉम्बे में ही इंक्लूडेड था, तो गुजरात अलग हुआ है, मद्रास भी अब बिल्कुल अलग हो गया। ठीक है, केरला का कुछ पार्ट भी, कर्नाटक का कुछ पार्ट भी मद्रास में होता होगा। बाउंड्री एग्जैक्ट वो नहीं है, बाउंड्री चेंज हो चुकी है, कई कानून आए, बाउंड्रीज चेंज होती चलेगी। तो जो भी हम लिख रहे हैं, अब पंजाब में केवल पंजाब, कौन सा पंजाब, पाकिस्तान का भी कुछ हिस्सा आता था उसमें, और पंजाब वाला हरियाणा भी पंजाब में आता था, हिमाचल भी पंजाब में आता था, वो सब पंजाब था, पाकिस्तान वाला पंजाब भी। और पाकिस्तान के फिर ऊपर वाला नॉर्थ प्रोविंस होता था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, पंजाब के ऊपर वाला हिस्सा वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस होता था। तो कई प्रोविंसेस थे, बाउंड्री एग्जैक्ट नहीं थी, अब तो बिल्कुल चेंज हो चुका है सारी चीजें। हाँ, यूनाइटेड प्रोविंस नहीं, नॉर्थ वेस्ट मीन यूनाइटेड प्रोविंस, यूपी में यूनाइटेड प्रोविंस में आता था उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड का कुछ हिस्सा यूनाइटेड प्रोविंस। हाँ, तो ये हमने करा डिस्कस कि ऐसा ऐसा है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में इसे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं।